चुनाव के नतीजों के बाद देश और राज्य को चलाने के लिए सांसद और विधायक अपने अपने सदन में पहुंचते हैं। इन नेताओं की यह जिम्मेदारी होती है कि देश के विकास के लिए अनुकूल नीतियां बनाएं। परंतु अमूमन यह देखा जाता है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए नेता अलोकतांत्रिक कार्य करने में लिप्त रहते हैं। हिंदी साहित्य के मशहूर व्यंग्यकार परसाई जी ने नेताओं के इसी निठल्ले आचरण को उजागर किया है। नमस्कार, मेरा नाम है राज भारद्वाज। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ निठल्ले की डायरी का एक नया अंक, वॉक आउट, स्लीप आउट, ईट आउट में। आइए शुरू करते हैं। यह एक सपना है। दुनिया की किसी विधानसभा की तस्वीर इसमें नहीं है। सपने का फल क्या है? यह अलबत्ता राजनीति ज्योतिषियों के लिए विचारणीय है। ज़रा देर पहले हो आंख लगी थी, क्या देखता हूँ कि मैं विधानसभा भवन में खड़ा हूँ। बाईं तरफ मुझे एक बड़ा हॉल दिखा और उसमें मैं घुस गया। वहाँ आधे हिस्से में मुलायम सोफ़े रखे थे और बाकी आधे में तख्त बिछे थे, जिन पर मोटे गद्दे और गोल तकिए पड़े थे। सोफ़ों पर पैर फैलाकर कई आदमी लुढ़के थे। तख्तों पर कई आदमी सो रहे थे। मैंने कर्मचारी से पूछा, क्या यही विधानसभा है? उसने कहा, विधानसभा तो पूरी इमारत में फैली है। मैंने कहा, मेरा मतलब है कि क्या विधानसभा की बैठक यहीं हो रही है? उसने कहा, नहीं, बैठक तो भीतर सभा भवन में हो रही है। यह तो विश्राम कक्ष है, यहाँ बैठक नहीं लेटक होती है। एक तख्त खाली देखकर मुझे आलस सताने लगा। मैं उस पर लेटने ही वाला था कि उस कर्मचारी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बोला, अरे ठहरो ठहरो, यह क्या कर रहे हो? मैंने कहा, सोना चाहता हूँ। उसने कहा, तुम यहाँ नहीं सो सकते। यहाँ वही सो सकते हैं जिन्हें यहाँ से तनख्वाह मिलती है। ऐसा नियम है। यह नियम पूरे देश में लागू है। जिसे जहाँ से तनख्वाह मिलती है वह वहाँ सो सकता है। ये विधायक लोग तो तभी से सो सकते हैं जब विधानसभा चल रही हो। रात को यहाँ सोना चाहेंगे तो इन्हें भी नहीं सोने दिया जाएगा। वह एक नोटबुक में विधायकों के नाम और सोने का समय लिखने लगा। मैंने पूछा, यह क्यों लिख रहे हो? उसने कहा, हिसाब रखना पड़ता है भाई, कौन विधायक कितना सोता है। जैसे भीतर सरकारी दल और विरोधी दलों में बहस होती है, वैसे यहाँ सोने में स्पर्धा होती है। जिस दिन विरोधी पक्ष के विधायकों के सोने के घंटे सरकारी पक्ष के सोने के घंटों से बढ़ जाएंगे, उस दिन सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। जैसे ही भीतर खबर पहुंचती है कि विरोधी पक्ष के सदस्य ज़्यादा सो रहे हैं, त्यों ही सरकारी दल का सचेतक ये क्या होता है? विप कुछ सदस्यों को यहाँ सोने भेज देता है। मैंने पूछा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि विरोधी पक्ष के सोने के घंटे बढ़ गए हों और सरकार ने इस्तीफा दिया हो? उसने कहा, अरे नहीं, ऐसा आज तक तो नहीं हुआ, पर प्रयत्न चल रहे हैं। बात यह है कि सरकारी दल बहुत चतुर है। वह कुछ ऐसे सदस्य ले आया है जिन्हें यहाँ पैर रखते ही नींद आने लगती है। वे दस्तखत करके सो जाते हैं तो शाम को ही उठते हैं। इन्हीं लोगों के दम पर सरकार टिकी है। इसी समय कोई सदस्य भागता हुआ गया और कुछ सदस्यों को जगाकर बोला, अरे जल्दी चलो भीतर, जल्दी चलो, वॉकआउट करना है, वॉकआउट। वे सदस्य आंखें मलते हुए भीतर गए और 5 मिनट बाद फिर लौट आए। मैंने उनमें से एक से कहा, आप अभी गए थे और अभी लौट आए? उसने कहा, विरोधियों की यही मुसीबत है यार, हमें हर 15-20 मिनट में वॉकआउट करना पड़ता है। आंख लगी नहीं कि कोई सदस्य आता है और वॉकआउट के लिए भीतर ले जाता है। हम भीतर जाते हैं और नेता के पीछे फिर बाहर आ जाते हैं। मैंने कहा, मगर मैं देख रहा हूँ कि कुछ सदस्य तो बड़ी देर से सो रहे हैं। उसने समझाया, उनका काम अलग है भाऊ, वे वॉकआउट नहीं करते, स्लीप आउट करते हैं। इनमें सरकारी और विरोधी दोनों पक्षों के लोग हैं। इसी तरह तुम देखोगे कि कुछ सदस्य दिन भर कैंटीन में बैठे खाया करते हैं, ये ईट आउट करते हैं। मैंने पूछा, इन 3 तरह के आउटों में प्रभावशाली और उपयोगी आउट कौन सा है? मैंने पूछा, इन 3 तरह के आउटों में प्रभावशाली और उपयोगी आउट कौन सा है? सदस्य ने जवाब दिया, वॉकआउट करना तो साधारण बात है, कोई भी कर लेता है। ईट आउट ज़रा मुश्किल है, क्योंकि इसमें बार बार खिलाने वाला ढूंढना पड़ता है। लेकिन सबसे उत्तम स्लीप आउट है।
पर स्लीप आउट करने वाले से भी बड़ा वह है जो ईट आउट और स्लीप आउट की संयुक्त कार्रवाई करता है। वह कैंटीन में खाकर फौरन सो जाता है, बीच में नींद खुलती है तो फिर खा लेता है और फिर सो जाता है। ऐसा सदस्य जिस दिन चाहेगा देश का कायापलट कर देगा। उस सदस्य ने बताया कि इन तख्तों पर इस समय 20 सदस्य सरकार के समर्थन में सो रहे हैं और 7 उसके विरोध में सो रहे हैं। उधर कैंटीन में भी कुछ सदस्य सरकार के समर्थन में खा रहे हैं और कुछ सरकार की धांधलियों के विरोध में खा रहे हैं। इतना कहते कहते उस सदस्य की आंखें झपने लगीं और मेरे देखते देखते वह स्लीप आउट कर गया। अब मैं भीतर सभा भवन में जाता हूँ। वहाँ एक कुत्ते की मौत पर बहस चल रही है। एक विरोधी सदस्य बड़ी भावुकता से कह रहा था, अध्यक्ष महोदय, यह साधारण बात नहीं है। कुत्ते की मौत का मामला है। कुत्ता यह वह पशु है जिसने युधिष्ठिर का साथ उन बर्फीली घाटियों में दिया था जहाँ उनके सगे भाई और पत्नी तक उन्हें छोड़ गए थे। कुत्ता अपने मालिक के प्रति जितनी भक्ति रखता है उतनी तो हम अपने पार्टी नेता के प्रति भी नहीं रखते। ऐसा एक कुत्ता सरकारी बस से कुचलकर मर गया है। उस कुत्ते का खून इस सरकार के सिर पर है। यातायात मंत्री हत्यारा है। उसे इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी सरकार को एक दिन भी पद पर रहने का हक नहीं है। कुछ और विरोधियों पक्ष के सदस्यों ने सरकार के इस मुद्दे पर इस्तीफे की मांग की। एक सरकारी पक्ष के सदस्य ने जवाब में कहा, अध्यक्ष महोदय, वह कुत्ता गलत साइड से चल रहा था। मेरे पास इसके सबूत हैं कि कुत्ता सड़क की दाहिनी तरफ से चल रहा था और बस पास करने पर सड़क पार करने लगा था। एक विरोधी, झूठ है, सरासर झूठ है। कुत्ता बाईं तरफ से चल रहा था। दूसरा विरोधी, कुत्ता बाईं तरफ से चले ऐसा नियम सरकार ने कभी नहीं बनाया है, इसलिए वह कहीं भी चलने को स्वतंत्र है, इसलिए उसके लिए सड़क की दोनों बाजू सही है। इस दुर्घटना में कुत्ते का कोई कसूर ही नहीं है। इसी समय पीछे से एक सदस्य ने उठकर कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि कुछ गांवों में ओले गिरने से सारी फसल चौपट हो गई है। उन गांवों के किसान बर्बाद हो गए हैं। वे भूखे मर रहे हैं और उनके मवेशी भी मर रहे हैं। हजारों किसान विधानसभा के फाटक पर अपनी फरियाद लेकर हाजिर हैं। उनके विषय में सदन में विचार होना चाहिए। बाहर किसान नारा लगा रहे थे, पर अभी कुत्ते की मौत की बहस खूब जोर पर थी। आखिर मंत्री ने जवाब दिया, विरोधी सदस्यों के सब आरोप झूठे हैं। हमने उस कुत्ते का पोस्टमार्टम कराया है। बस के पहिए की भी रासायनिक जांच कराई है। रासायनिक जांच की रिपोर्ट है कि कुत्ता बस से कुचलकर नहीं मरा। पहिए पर जो खून लगा था उसके संबंध में रासायनिक का मत है कि वह कुत्ते का खून नहीं है। एक सदस्य तो वह किसका खून है? मंत्री, अरे वह आदमी का खून है। इस पर सदन में थोड़ी देर गुनगुनाहट होती रही। विरोधी पक्ष निराश हो गया था। मंत्री ने विजय के गर्व से कहा, तथ्य यही है, वह खून आदमी का था, कुत्ते का नहीं। जैसा कि सदस्यों का आरोप है, इसलिए मेरे इस्तीफे देने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। सभा कुछ देर शांत रही। बाहर किसानों के नारे लग रहे थे। एक सदस्य ने कहा, किसानों की हालत पर सदन में विचार होना ही चाहिए। वे लगान की माफ़ी मांगते हैं, खाने को अन्न मांगते हैं, मवेशियों के लिए भूसा मांगते हैं, बोने के लिए बीज मांगते हैं। मंत्री महोदय, सदन को बताएं कि वे इन किसानों के लिए क्या करना चाहते हैं। मंत्री ने कहा, हमने जांच कराई है जिससे मालूम हुआ है कि वहाँ ओले नहीं गिरे। कई सदस्य, अरे गिरे हैं भाई। मंत्री, अगर गिरे भी हैं तो फसल बर्बाद नहीं हुई है। कई सदस्य, हुई है। मंत्री, अगर फसल बर्बाद भी हुई है तो मुझे मालूम है कि वहाँ किसान नहीं रहते। कई सदस्य, तो फिर फसल कैसे हुई? मंत्री, अगर किसान भी वहाँ रहते हैं और फसल भी वहाँ हुई है तो ओले भी गिरे हैं तो नुकसान नहीं हुआ। इस पर सदन में खूब हल्ला हुआ। मंत्री ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ इन किसानों को कम्युनिस्टों ने भड़काया है। कई सदस्य, पर उनकी समस्या तो हल कीजिए। मंत्री, मेरे पास समस्या का यही हल है। सदन में फिर हो हल्ला हुआ। अध्यक्ष ने कहा, सदन यह जानना चाहता है कि इन बर्बाद किसानों की समस्या को शासन कैसे हल करेगा। मंत्री ने वक्तव्य दिया, अध्यक्ष महोदय, ऐसी समस्याओं को हल करने का यही एकमात्र और अचूक तरीका हमारे पास है।
जब भी कोई हमारे पास शिकायत लेकर आता है हम कह देते हैं कि तुम्हें कम्युनिस्टों ने भड़काया है। इससे समस्या हल हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस नुस्खे को अपने बच्चे पर आजमा कर देख लिया। कल उसकी माँ बाहर गई हुई थी, लड़के को भूख लगी और वह रोने लगा। मैंने उससे कहा, क्यों रोता है? मालूम होता है तुझे कम्युनिस्टों ने भड़काया है बेटा। अध्यक्ष महोदय, इतना सुनते ही लड़का चुप हो गया, उसे दूध पिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि तुम्हें कम्युनिस्टों ने भड़काया है, तब इन किसानों को समझ लेना चाहिए कि इनकी समस्या हल हो चुकी है। अब मैं बाहर निकला। उसी समय विरोधी पक्ष के एक सदस्य बाहर निकला। उसकी लंबी दाढ़ी थी, बड़े बाल थे। वह बगलबंदी और ऊंची धोती पहने थे। पाँव में खड़ा हूँ और सिर पर काली टोपी थी। मैंने पूछा, अरे महाशय, क्या आपको मालूम है कि देश में टेक्सटाइल उद्योग काफ़ी विकास कर गया है? उसने घूर कर मुझे देखा, बोला, प्रश्न पूछना और विचार करना हमारे यहाँ अनुशासन के विरुद्ध माना जाता है। मैंने कहा, मैं यही जानना चाहता था कि आप ठीक कपड़े क्यों नहीं पहनते। उसने कहा, ठीक कपड़े पहनना अराष्ट्रीय कर्म है। अगली बार तो मैं वलकल पहन कर आऊँगा। वलकल? ये क्या होता है? अरे वलकल नहीं जानते? भूरे वस्त्र। भूरा भी नहीं, गेरुआ वस्त्र। मैंने पूछा, इस विधानसभा के बारे में आपका क्या मत है? उसने जवाब दिया, चुन कर आ गए हैं तो बैठते ही हैं। प्रजातंत्र वाले स्वयं प्रजातांत्रिक संस्था का उपहास करते हैं तो मैं क्या करूं? मैं तो देख रहा हूं हमारी संस्कृति में जनता से कभी कुछ पूछने की परंपरा ही नहीं रही। प्रजातंत्र तो विदेशी विचार है, अपने को जमता ही नहीं, समझे? मैं समझ गया और डर के मारे मेरी नींद खुल गई। बहुत शुक्रिया आपका। हम अगले दिन कल इसका अगला अंक पेश करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये ऑडियो अच्छा लगा हो, ये पॉडकास्ट बढ़िया लग रहा हो, तो प्लीज़ आप इसको और लोगों तक पहुंचाइए जो इससे रिलेट करते हों। आप उनके सामने ये तंज पेश करिए और शेयर करिए और प्यार दीजिए। बहुत धन्यवाद आपका।